तो जो सिलेबस का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उस पार्ट का नाम क्या रखना है हमने? फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस। अगर मैं पूरे पार्ट को डिसाइड करूं कि हमने 4 पार्ट में बांट दिया पूरे सिलेबस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, जब आप पहले गल करिए तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपने पास कितने चैप्टर हैं? 2। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है तुम्हारा? चार्जेस एंड फील्ड का, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर चार्जेस एंड फील्ड का, तो हमने चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट कर रखा है। 2-4 क्वेश्चन से बात को बेटा आगे बढ़ाते हैं, कुछ नहीं है, रिलैक्स से वे में, जितना सुबह कराया उतना करा ही दूंगा आपको। चार्ज की सबसे पहले नंबर पे बताओ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? इट इज कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम बेटा। व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज? फ्रैंकलिन, ठीक है ना। फ्रैंकलिन भी, स्टैट कूलम भी, तीसरा नाम भी है इसका कोई, तीसरा नाम क्या था? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। ईएसयू 3 नाम थे एक ही यूनिट के। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, 1 फ्रैंकलिन इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम? 3.333 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। वेरी गुड जी, 3 बेटा जी 333 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ओके, यहीं से उल्टा सवाल भी पूछा जा सकता है, असल में उल्टा ही पूछा था, सीधा ये था, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9। वेरी गुड, ये भी बात हो गई। उसके अलावा अगर मैं छोटी मोटी बातों की बात करूं कि चार्ज है, उसकी यूनिट है, ऐसा है वैसा है। अगली बात, एक बार लिस्ट आउट करना कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। करोगे लिस्ट आउट? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अगर मैंने लिस्ट आउट करना हो, पहली प्रॉपर्टी बिना देखे बोलो, चार्ज इज स्केलर, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। मास होगा तो चार्ज तो होएगा ही होएगा। चार्ज इज कंजर्व, एक और बात हमने करती थी, चार्ज इज कंजर्व। अगली बात हम कहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की? यहां तक अपनी बात हो गई थी, चार्ज इज इनवेरिएंट से स्टार्ट करना जा रहे हैं, ठीक है। ये डिस्कशन वाली बात थी, इसकी डिस्कशन होगी अपनी। ये भी बेटा डिस्कशन वाली बात है, डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसकी लॉन्ग डिस्कशन है, विद न्यूमेरिकल है, ये पूरा का पूरा लॉन्ग डिस्कशन है, विद न्यूमेरिकल चलेगा। तो चार्ज इज क्वांटाइज पे पहुंचेंगे। पहले अगली बात, 5वां पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस होना है। तो चार्ज इज इनवेरिएंट, अगली बात मैंने बोली। 5th प्रॉपर्टी बेटा डिस्कस करने जा रहा हूं, चार्ज इज इनवेरिएंट। ध्यान से सुनना, चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब चार्ज डज नॉट वेरी। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब चार्ज डज नॉट वेरी, मतलब चार्ज की वैल्यू में चेंज नहीं आता। डज नॉट वेरी मतलब इसमें वेरिएशन नहीं आती, ठीक है। उधर नोट्स बना बेटा, ठीक है, किसी चल कम गया, नोट्स बना। तो चार्ज डज नॉट वेरी मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं आती। हो गया कि चार्ज वेरी नहीं करता, लेकिन एक क्यों करा रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब समझाना था। इसके लिए मैंने बोला कि यार जल्दी दसो, क्या हमें पता है मास नाम की कोई चीज होती है? होती है मास एम है ना। एम को आमतौर पर हम क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट मान के चलते हैं। एम कंजर्व रहता है, कभी चेंज नहीं हो सकता। आपने सुना होगा कि मास रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मैं मून पे चले जाऊं मान लो, ठीक है, अगर हम कहां पे चले जाएं, मून पे चले जाएं, कहते वेट चेंज होता है, मास नहीं होता, क्योंकि जी में चेंज आ जाएगा तो वेट चेंज होता है, मास नहीं चेंज होता। तो हम आज तक यही बात मानते चल रहे हैं, यही बात सही भी है कि मास रिमेन्स कंजर्व्ड। लेकिन आइंस्टाइन नाम का एक बंदा था, आजकल एप्स्टीन ज्यादा मशहूर हो रहा है, पहले सही बात है, आजकल एप्स्टीन ज्यादा हो रहा है, लेकिन पहले यही मशहूर था ज्यादा। तो एक आइंस्टाइन नाम का क्या था, बंदा था, उसने एक ना क्या दे दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ध्यान ना सुनियो, ठीक है, एंड जोश में बैठो, रिलेट वाले बैठने का कोई फायदा नहीं है। उसने क्या दे दी, एक बेटा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी।
अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वो कहता है अगर तो कोई भी मास रेस्ट पे है, यानी उसकी स्पीड क्या है, 0, कहता है तो मास रहेगा कांस्टेंट। वो कहता है अगर मास मूव कर रहा है, मतलब इट हैज सम वेलोसिटी, लेकिन ये नॉर्मल डे टू डे वाली वेलोसिटी है, नॉर्मल वेलोसिटी है जो रियल लाइफ में होती है, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर, 100, 200, 500 किलोमीटर पर आवर तक की चीज ना जो कोई मूव कर रही है, कहता है मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसी स्पीड से मूव करे जो कि कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ, बेटा क्या, लाइट है, मतलब स्पीड जो ज्यादा ही तेज हो जाए, इतनी तेज की स्पीड ऑफ लाइट का मुकाबला करने लग जाए स्पीड, तो कहता है मास में क्या आना शुरू हो जाएगा, चेंज आना शुरू हो जाएगा। मास में क्या आना शुरू हो जाएगा, चेंज आना। चलो मैंने एक सवाल पूछा, मास क्या रहता है, नॉर्मली तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन आइंस्टाइन ने क्या, ठीक है नॉर्मली कांस्टेंट रहता है, अपनी जी नॉर्मल दुनिया ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ तो कांस्टेंट ही है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से चलने लग जाए तो उसके मास में चेंज आ सकता है। कहता है उसके मास में चेंज आ सकता है। बेटा अपना जो नोट नाट करना है ना चीजा नू, इनमें से नोट्स लेते जाओ, मास में चेंज आ सकता है। कहता है उसने एक फार्मूला दिया, वो कहता है कि किसी भी बेटा ऑब्जेक्ट का जो मास है ना, उसका फार्मूला यूज होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बेटा आइंस्टाइन के हिसाब से वो कहता है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय फार्मूला m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। नोट करना है जी, कहते मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। m नॉट क्या है जी, इट इज रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v क्या है बेटा, इट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और c क्या है बेटा जी, इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और c क्या है उसकी, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तीन बातें बतानी है मैंने। पहली बात, अगर तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसकी स्पीड कितनी है, 0। जे स्पीड 0 होगी, ध्यान में सुनो, 0 हो गया, अब पूरी टर्म की होगी 0, नीचे 1 ही रह गया, 1 का रूट 1 ही होता है, m की देख हो गया, m नॉट हो गया, कहना कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वही रहूगा। ठीक है, दूसरी बात मैंने बताई कि अगर इसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल मतलब स्पीड ऑफ लाइट से वेरी 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 क्या है, लेस है, नॉर्मल स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत क्या है, कम है। ठीक है, अगर स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है बेटा स्पीड इसकी, तो देख मान लो अब वैल्यू बहुत कट है, तो ये वाली वैल्यू है जो ये दिस वन, ये वाली वैल्यू ऑलमोस्ट 0 ही आएगी कि नहीं आएगी। अगर वी सी से बहुत बहुत कम है तो आंसर आ गया 0.00001, ऑलमोस्ट क्या हो गया, 0 ही आ गया। अगर ये ऑलमोस्ट 0 ही आ गया, ये नीचे 1 ही रह गया, m अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, m नॉट आ जाएगा। ठीक है, वही उसने बोला, जेता रेस्ट है तो मास तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जे चल रहा है लेकिन नॉर्मल स्पीड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेकिन तीसरी बात, अगर m जो v है वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो गई, मतलब v को हम c के कंपैरिजन में इग्नोर नहीं कर सकते, इक्वल ना भी हो जाए, आधी हो जाए, 50% हो जाए, 60% हो जाए, तो अब ध्यान से सुनना, अब ये वाली वैल्यू इतनी छोटी नहीं है कि इग्नोर ही हो जाए, यानी ये जो v बाय सी स्क्वायर है कुछ तो आएगा, 0 तो नहीं आंदा। अगर कुछ आएगा तो 1 में से जब तुम माइनस करोगे उस वैल्यू को तो ये 1 से कम चली जाएगी, यानी नीचे वाली वैल्यू इस केस में
एम नोट है, नीचे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। जल्दी बोलो, समझ गए? जो भी कोई वैल्यू नू 1 से छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हो तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? कहीं पे लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो आधा हो गया। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 0.5, भाई ये 2 आ जाएगा। 1 से छोटी चीज से डिवाइड जब होता है तो वैल्यू बढ़ जाती है। तो दोबारा सुनो, अगर तो चल ही नहीं रहा तो मास एम नोट आ गया। अगर वो बहुत कम स्पीड से चल रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट जीरो ही चल रहे हैं, फिर भी चल एम नोट ही आ गया। लेकिन अगर स्पीड इग्नोर करने लायक नहीं है तो नीचे ऐसी वैल्यू बन गई कि वैल्यू इंक्रीज हो गई। दैट मीन्स इन दिस केस एम क्या बना, ग्रेटर देन एम नोट बन गया। जितनी स्पीड ज्यादा करोगे उतनी नीचे वाली वैल्यू कम होती जाएगी, मास क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो आइंस्टाइन कहता है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है देन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट increases with mass of the object increases with the increase of mass। ठीक है, mass of the object increases with the increase of mass of the object increases with the speed of object, लिख लो। ठीक है, जल्दी बोलो। मैंने पॉइंट बना के दे दिए, पॉइंट पकड़े गए कि नहीं? बोला करो, पॉइंट पकड़े गए। क्या बोला है इसने? अपा ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मास इनवेरिएंट नहीं है, मास वेरी करता है। यहां पे हमने ये शो करने की कोशिश की है मास इनवेरिएंट नहीं है, मास वेरी करेगा, नॉर्मल सिचुएशन नहीं करेगा, लेकिन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो जाए तो इट वेरीज। लेकिन अगर चार्ज की बात करोगे, चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, चाहे ऑब्जेक्ट नॉर्मल स्पीड से मूव करे, चाहे ऑब्जेक्ट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, चाहे स्पीड ऑफ लाइट से ही क्यों ना मूव करे, चार्ज की वैल्यू च कोई चेंज नहीं आना। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चार्ज पे नहीं लगती। बोलो मेरा पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? हम भी कहेंगे या आप भी कहोगे कि सर ये मास तक किधर चले गए। हमारा पॉइंट तो क्या है, चार्ज वेरी नहीं करता। लेकिन चलो, ये बात तो मैंने इतना कह के बता दी थी कि चार्ज वेरी नहीं करता, मतलब चार्ज कांस्टेंट रहता है। लेकिन उतने से बात खत्म नहीं हो रही थी ना। कहना क्या चाह रहे थे हम? ये कहना चाह रहे थे कि यार ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी लगा दो ना, ताकि चार्ज की वैल्यू से कोई चेंज नहीं आता। जल्दी बोलो, पॉइंट समझ गए कि नहीं? तो इसका कंक्लूडिंग पॉइंट लिखवा देता हूं मैं। ठीक है, इसका कंक्लूडिंग पॉइंट मैंने लिखवा दिया कि जो तुमने, एक मिनट पहले मैं ये देखूं नोट कैसे कैसे ले रहे हो। यहां पे मैंने एक लाइन लिखवाई थी, चार्ज इनवेरिएंट का मतलब चार्ज डज नॉट वेरी, ये तो लिख दिया था मैंने, चार्ज वेरी नहीं करता। ओके, चार्ज वेरी नहीं करता। उसके बाद ये मैंने नोट्स बनवा दिए, ये नोट कर लिया सारा का सारा, 3 पॉइंट बना दिए। इसका कंक्लूडिंग पॉइंट देता कि भाई मास का चेंज होता है, कदों होता है जो स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए। फिर यहां पे कंक्लूडिंग पॉइंट मैं ये दे रहा हूं इनवेरियंस ऑफ चार्ज में, कि इनवेरियंस ऑफ चार्ज मींस, ये कंक्लूडिंग पॉइंट है, ये लाइन लिख लेनी है बस। इनवेरियंस ऑफ चार्ज मींस that invariance of charge means that the value of charge remains constant even if the charged particle moves with speeds comparable to the speed of light। ठीक है, even if it moves with speeds comparable to speed of light, ये वेरी
नहीं करें। बोलो, पॉइंट पकड़ा गया? बोले करो, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स तो समझ लग गया। आगे बढ़ चलें। ओके, अब आज का जो सबसे मेन टास्क है, कर ले नोट। इवन इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स विद स्पीड्स कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, नोट्स बन रहे हैं बेटा प्रॉपर सबके? ओके जी। अब बेटा आज का सबसे मेन पार्ट, अगली हेडिंग डाल लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये 6th नंबर प्रॉपर्टी है अपनी, प्रॉपर्टी नंबर 6, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, पहले लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले सारा लिख लो, उसके बाद इस बात को मैं क्या कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले पूरा कंटिन्यूटी में लिख लो बेटा, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। Quantization of charge means that it can take only some fixed quantity. Quantization of charge means that it can take only some fixed quantity, which are integral multiples of E. Quantization of charge means that it contain only some fixed quantities which are integral multiples of E. हो गया जी? E बेटा मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। E का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, E हमने इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है। इसका मतलब है 1.6 इंटू, वो नोट कर ली थी भी डेफिनेशन? डेफिनेशन कर ली थी, नोट उड़ गई, आ गई। ओके, हाँ बेटा मैं क्या बोल रहा था, ई मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्या तुमने केमिस्ट्री में क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी हुई है? एनर्जी एनर्जी इज क्वांटाइज, इट कैन बी ऑब्टेन ओनली इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऐसे करके बातें सुनी हुई हैं। उस पैकेट ऑफ एनर्जी को एच न्यू बोलते हैं। ये भी बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ, बढ़िया होएगा ना बच्चे बच्चे, ये भी क्वांटाइजेशन ही है। क्वांटाइजेशन वर्ड कितना है? क्वांटा, तो क्वांटा वर्ड कितना है? क्वांटिटी। तो मतलब ये कहना चाहता है कि यार चार्ज है ना, आप मर्जी नालों की कोई वैल्यू नहीं रख सकते। चार्ज कैन टेक ओनली सम फिक्स्ड क्वांटिटीज विच आर इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। मल्टीपल्स ऑफ ई, मतलब जो चार्ज है या तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? ई। चार्ज की वैल्यू या तो कितनी आएगी? ई। ई का मतलब ये हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहां बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी? डबल आएगी। यहां कितनी आएगी? 3 टाइम। या फिर कितनी आएगी? 4 टाइम्स। या फिर कितनी आएगी बेटा? n टाइम्स। तो चार्ज की वैल्यू जो है ना, यही हो सकती है और हो ही नहीं सकती। ई का मतलब क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2 इंटू ई का मतलब क्या हो गया? इस वैल्यू को डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बोलो? इन वैल्यू ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करता कितना आ गया? 1.6 इंटू 2 कर दो। अरे 1.6 इंटू 2 कितना हो गया? 3.2 आ गया। तो इट विल बी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा बेटा? 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 6.4 इंटू 10⁻⁻19। बेटा क्वांटाइजेशन सिंपल कर, वो कहता है वैल्यू यही हो सकती है। इन दोनों के बीच की वैल्यू नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन दोनों के बीच की वैल्यू होती ही नहीं है। इससे छोटा चार्ज होता ही नहीं है।
इससे पहली वैल्यू कितनी है? 0। जब चार्ज आएगा तो सीधा कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁹ या फिर क्या आएगा? इधर डबल, या फिर इस कितना 3 टाइम्स, या फिर कितना 4 टाइम्स आएगा। जल्दी बोलो, जितना बोल रहा हूं समझ में लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोलिया करो बेटा, थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स दे चलो, कुछ नहीं है, आप हौली हौली करा देना सब कुछ, मड़ा मड़ा रिस्पॉन्स दे चलो। ये वाला पॉइंट क्लियर है? आप अपनी मर्जी नाल चार दी वैल्यू नहीं सेट कर सकते कि जो मर्जी लिख दिए, जो मर्जी नहीं लिख सकते, या ए होएगा या ए होएगा, या ए हुई चीजा जो मर्जी नहीं लिख सकते। ठीक है, अब अगली बात सुन। इसका रीजन सिंपल है बेटा, रीजन इसका सिंपल है कि कल हम बात कर रहे थे, अगर किसी चीज पे चार्ज आएगा तो उसका एक ही रीजन है। क्या रीजन है जल्दी बताओ? इफ समथिंग लॉस और गेन ऑफ एक कोई रीजन है, चार्ज आने का एक ही रीजन है, या इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर लिए लूज, या फिर उसने क्या कर लिए गेन कर लिए। अब बेटा अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो एक लूज करेगा या फिर दो करेगा। जे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो जितना उस पर चार्ज है वो सारे लेके जाएगा, तो चार्ज कितना आ जाएगा? जितना एक इलेक्ट्रॉन चुनता है ई आएगा ना। जल्दी बोलो, उसमें आधा जा नहीं सकता, डेढ़ जा नहीं सकता। बोलो पॉइंट पकड़ा गया कि नहीं? तो जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, अगर एक लूज किया तो इतना चार्ज आएगा, गेन किया तो भी इतना चार्ज आएगा, प्लस या माइनस। अगर दो किए तो इसका डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, यही आंसर है। जल्दी बताएं, पॉइंट पकड़ा गया? समझ लग गया? तो इसको कहते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, बातों बातों में क्वांटाइजेशन में एक फार्मूला निकला है, और मैंने आज को आप स्टार्ट करते करते पहले ही बोल दिया, आज का काम ही बस क्या है, इसी पे बात निकल जानी है, इसी पे टाइम बीत जाना है हमारा सारा। एक फार्मूला निकाल दिया बेटा हमने, क्या? Q इज इक्वल टू प्लस या माइनस N इंटू ई, है ना? हमने फार्मूला बना लिया। Q किसके इक्वल होता है? प्लस या माइनस N इंटू ई के। N क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या हो गया बेटा? वैल्यू है 1.6, और Q क्या हो गया? क्या? जल्दी बोलो, फार्मूला रट गया। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। हम यहीं से शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, क्लास क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। ये सीक्वेंस में आपकी कॉपी में आने चाहिए, ठीक है? सारे एग्जाम्पल है ना जड़े, कुछ में वैसे कई बार क्वेश्चन पा देना है, वो वैसे वार्म अप के लिए होता है। ये एग्जाम्पल जिस पे लिखा हुआ आएगा, ये मेन क्वेश्चन है अपने, ठीक है? ये अपने मेन क्वेश्चन से ये आने चाहिए। तो लिख लो, क्वेश्चन ही लिख लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ट्रांसफर टू कलेक्ट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रांसफर्ड टू कलेक्ट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। अगर हमने किसी जगह पर 1 कूलम चार्ज क्या करना है, क्रिएट करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे? ठीक है, बोल 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 रहा था। क्या फार्मूला लगाऊंगा मैं? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, क्वेश्चन लिखा गया ना, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। देख, एन निकालना है, तो एन किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? Q डिवाइडेड बाई ई के इक्वल आएगा। बोलो बेटा, सही है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी ट्रांसफर्ड टू कलेक्ट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम का चार्ज क्या करना है? कलेक्ट करना है मुझे। Q इज इक्वल टू एन ही बेटा, एन इज इक्वल टू Q बाई ई। इतों तक पहुंच गया, समझ लग गया? कोई दिक्कत वाली गल नहीं? निताशा ठीक चल रहा है सब कुछ? फोकस्ड हो? एन किसके इक्वल हो गया बेटा? Q डिवाइडेड बाई ई के इक्वल हो गया। हम ध्यान में सुनो, चार्ज कितने? 1 कूलम इकट्ठा करना है ना, तो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 कूलम। तो यहां पे N इज इक्वल टू बेटा, Q की जगह क्या पुट किया मैंने? 1। यहां पे क्या आ गया? E। हम ध्यान में सुनना, 1 डिवाइडेड बाई ई दी वैल्यू कितनी है बोलो? 1.6 इंटू 10⁻⁹ है ना? ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये रट लो, याद कर लो। एक कूलम क्रिएट करने के लिए बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे? 6.25 इंटू 10⁻18। कितने लगेंगे भाई? 6.25 इंटू 10⁻18। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो 1 कूलम क्रिएट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, यहां पे तुम्हें नोट पॉइंट दे देता हूं 2-3। पहला नोट पॉइंट तो ये चक लो,
कि आगे से कभी भी 1/e टक्कर गया तो इसकी वैल्यू कितनी लेनी है 6.25 इंटू 10⁻⁴। ठीक है बेटा, 1/e की वैल्यू 1/e की वैल्यू सॉल्व करके आई है ना, आगे तो भी याद कर लो 1/e 6.25 इंटू 10⁻18। तुम बताओ अगर मैंने बोला 2 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या करूं, 2/e करूंगा फिर सॉल्व करूंगा। लेकिन सौखा तरीका की दसता, जे 1 कूलम च इन्ने है तो 2 कॉलम च कितने होंगे 2 इंटू 6.25 इंटू 10। ईजी कर दिया ना बेटा, मैंने नोट पॉइंट दे दिया। ठीक है, कल को पूछ रहे हैं 10 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ ये 10 इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁴ क्या कर दे 18 कर दे। कल को उसने पूछ लिया 5 माइक्रोकूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं इसको 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब यस, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 है इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁴ बेटा क्या कर दूंगा 18। जल्दी बोलो बच्चों, जितना बोला क्लियर, समझ लग गया। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की है, 10 का क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन खींचने हैं आपको, उसी टाइम टूम लग जाना है। बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन ही एनसीईआरटी का, दूसरा भी एनसीईआरटी, तीसरा भी एनसीईआरटी है। पहले 3 एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आ जाने, एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है जी, हो गया, नोट हो गया, समझ लग गया। एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10⁻⁸ 18, 6.25 इंटू 10⁻18 बेटा जी। ओके, आ क्वेश्चन नोट कर ले हौली हौली, मैं धीरे धीरे समझाता हूं। कहता है इफ 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, एक सेकेंड में एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर कितने इलेक्ट्रॉन्स अगर जा रहे हैं 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम बेटा। 10⁻19 electron move out of a body to another body every second. How much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? क्वेश्चन लिख लिया, चलो क्वेश्चन जरूरी है, ध्यान से सुनना यार। देख, अगर एक सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, एक सेकंड से कितने जा रहे हैं 10⁻9, तो टी सेकंड से कितने जाएंगे 10⁻9 इंटू टी जाएंगे, समझ गए कि नहीं। एक सेकंड में अगर 10⁻9 जा रहे हैं तो टी सेकंड टाइम निकालना ना, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, तो टी सेकंड में कितने जाएंगे 10⁻9 इंटू टी, जल्दी बोले डन। ठीक है, ये क्या है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड से टी गए 10⁻9 के टी सेकंड में इतने जाएंगे, जल्दी बोलो डन हो गया। चार्ज लेकिन कितना कलेक्ट करना है 1 कूलम। अब 1 कूलम कलेक्ट करने के लिए 6.25 इंटू 10⁻⁴ कितने लगते हैं 18 लगते हैं कि नहीं, समझ लग गया कि नहीं। एन कितने, ये चीज चार्ज कितना कलेक्ट करना है तुमने 1 कूलम ही कलेक्ट करना है, 1 कूलम कलेक्ट करने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 लगते हैं। तो देयरफॉर ये जो 6.25 इंटू 10⁻18 है ये किसके इक्वल होना चाहिए 10⁻9 इंटू टी के इक्वल होना चाहिए। मतलब टाइम कहां से निकला, ये निकला 6.25 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 10⁻9, ये टाइम आ गया 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। जल्दी बताओ कंफ्यूजन तो नहीं हुई कोई, सिंपल तरीके से ही हो गया। पीछे वाले बच्चे बोलो बेटा क्लियर है, ओके आंसर आ गया। लेकिन ना सेकंड से आया, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझने की, आंसर तो आ गया 10⁻9
दा मतलब बहुत ज्यादा वड्डा टाइम आ गया कि नहीं, ता करके बहुत ज्यादा सेकंड्स है। तो मैं इसको ना डेज में या आवर्स में या ईयर्स में निकालने की कोशिश करता हूँ। ये सेकंड है, मैंने इसको 3600 से डिवाइड कर दिया, तो क्या ये आवर्स बन गए कि नहीं बन गए? 3600 ना डिवाइड कर दो, आवर्स बन गए। अगर मैं इसको 24 से भी क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बन जाएंगे जल्दी बता? डेज बन गए कि नहीं? बोला पॉइंट फॉलो कर रहे हो कि नहीं? ऊपर सेकंड थी ना, एक आवर में 3600 और सेकंड होते हैं, तो 3600 ने डिवाइड करता, आवर्स बन गए। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 से डिवाइड कर दो, दिन बन गए। और अगर मैं इसको बेटा जी 365 से डिवाइड कर दूं, ईयर्स बन गए कि नहीं? कुछ चीजें समझानी है हमने, आंसर तो आ ही चुका था, ईयर्स बन गए। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, ये बना 6.25, ध्यान में सुने, ये 6.25 है, इसको मैंने लिखा 2.4, 2.4 नाल एक जीरो फालतू आ गया अपने को, 10 की पावर 1। इसको मैंने लिखा 1 2 3, 3.6, तो 10 इत्थों ले हैं, 2 1 इत्थों लिए 4 हो गया, और इसको लिख दिया 3.65, तो 6 हो गई कि नहीं नीचे? जल्दी बताओ, समय लग गया। ये 10⁻6 है, ऊपर 9 है, 10⁻3 बच गया। बोल के बताओ, क्लियर है? तो कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलिया करो, बोलिया करो, ठीक है। अब बेटा यहां कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। कैलकुलेटर से मैंने नीचे वाली वैल्यू कैलकुलेट की, ध्यान में सुनियो, नीचे वाली वैल्यू कैलकुलेट की, ये 10⁻3 ऊपर था भाई, ठीक है बेटा, क्योंकि ऊपर 9 सी ना, नीचे 10⁻6 सी गया, ऊपर सीगा 10⁻3। 2.4 इंटू 3.6 इंटू 3.65, ये बन गया बेटा 31.536, तो ये बन गया 6.25 डिवाइडेड बाय 31.536 इंटू आ गया 10 की पावर 3। इसको सॉल्व किया, ये बन गया बेटा 6.25 डिवाइडेड बाय 6.25 डिवाइडेड बाय 31.536, ये बन गया 0.198186 इंटू 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा, इधर ध्यान बेटा, इधर ध्यान, इसको सॉल्व किया, आंसर ईयर्स में 0.18 है ना, 10 की पावर 3 है, 1 2 3 198.18 अप्रोक्सीमेटली 198, अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर। जल्दी बताओ। नहीं नहीं, आंसर असल में सेकंड्स में नहीं, आंसर निकालना ही किस में था? ईयर्स में निकालना था। मीनिंग समझा दो। मीनिंग ये है, अपा ये दसना चाहते हैं, भी ये बताना चाहता है कि 1 कूलम चार्ज को छोटी मोटी चीज नहीं है। 1 कूलम चार्ज कलेक्ट करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा क्या करने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ये बहुत ज्यादा है, 6.25 इंटू 10⁻18 वेरी हाई वैल्यू है, ठीक है। यहां वो समझाना चाहता है कि एक सेकंड में अगर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी निकालते हो तुम, एक सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ 10⁻9 ਦਾ मतलब करोड़ों इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं आप एक सेकंड में, करोड़ों की तादाद में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो भी 1 कूलम कलेक्ट करने के लिए 200 साल के करीब टाइम लगेगा, मतलब होना ही नहीं। अब बताओ, पॉइंट पकड़ा गया कि नहीं? हम ये बताना चाह रहे हैं, कल भी मैंने बोला था 1 कूलम रख तो थी, कूलम को इज्जत देने के लिए यूनिट का नाम, कि भी कूलम बड़ा महान बंदा है, उसको याद करने में यूनिट का नाम ही 1 कूलम रख दिया। लेकिन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज अ वेरी 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 बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। इतना चार्ज कलेक्ट किया ही नहीं जा सकता, होता ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली जो चार्ज है बेटा वो चलता ही किस में है? माइक्रो कूलम में, नैनो कूलम में। प्रैक्टिकली चार्ज ही किस में यूज होता है? माइक्रो या नैनो कूलम में यूज होता है। जल्दी बोलें, जितना बोला क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ चलें, अगली बात, तीसरा क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहता कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर। कहता एक कप है पानी का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना ਕੱਢਣਾ।
उसने क्लियर नहीं किया हुआ, लेकिन एनसीईआरटी बुक का सॉल्व क्वेश्चन है तो वहां पे क्लैरिटी है। उसने बोला हुआ है एज्यूम कर लें कि एक कप में 250 ग्राम पानी आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर। पहली बात, अगर मैं बात करता हूं किसकी, कप ऑफ वाटर की बेटा, तो इसमें वाटर यानी कि क्या है, H2O, ठीक है। H2O जो है, मुझे आपने बताना है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है ना, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 18 वाटर। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, को बता सकता है? एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन, कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन। बोलो बोलो बोलो, शाबाश, सही बता रहे हो, 8 सही बोला है, 8 सही बोला है। ऑक्सीजन से कितने प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 8 से प्रोटॉन भी कितने हुए, 8। ਇਹਦਾ एटॉमिक नंबर 1, लेकिन 2 है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 है ना, तो 2 से प्लस 1 को ये 8 कितने आए, 10 प्रोटॉन। नहीं समझे, ठीक है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही क्या आएगा, नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। जितना पॉजिटिव आएगा उतना इसमें क्या आएगा, फिर नेगेटिव भी आएगा, राइट है। तो 10 प्रोटॉन्स इसके अंदर होते हैं। मुझे उसने बोला है इसके अंदर क्या निकाल, चार्ज निकाल। पहले मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, इसके अंदर मॉलिक्यूल हैं कितने, मॉलिक्यूल कटने पैणगे कितने हैं, फिर एक मॉलिक्यूल च कितने 10 है, उन्होंने 10 नाल की कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। फिर उसको ई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज आएगा। कराना है बोर्ड से, पहले दसो जो मैंने हवा में बोली बात समझ में लगी। सब तो पहला काम किया आप की कटिए, नंबर ऑफ H2O कटिए पहला था, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा। फिर उसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। बोलो पकड़ा गया, ओके। अब अगली बात, सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास कितना है इसका, 250 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास किसका है इसका, 18। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटा जी, हाँ या ना में जवाब दिया करो, ओके। 250 को 18 से डिवाइड करते क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आए। अब जल्दी बता, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कैसे निकालूंगा, 250 डिवाइडेड बाय 18, तुम ही बताओ क्या करूं। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 यानी कि एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल एक इन्ने मोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ, 6.02 इंटू 10⁻⁻ बेटा जी 23। ओके, रिपोर्ट समझ लग गया, ओके। ये आए नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। भाई एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन है, 10। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 250 बाय 18 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर बेटा 22 कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं 22 23 24 हो जाएगा ना, 24 हो गया, ओके। टेल मी द फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप क्या आना है जल्दी बताओ। चार्ज निकालना है मुझे, चार्ज के लिए क्या करना चाहिए, N इंटू ई, ये क्या है, N है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। बेटा समझ भी लग रहा है ना, समझ लग रहा है, तो इट विल बी 250 बेटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 18 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 24 इंटू क्या कर दोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन आप अपने आप बाद में करते रहना बेटा। वैसे बताओ जो बोला क्लियर है कि नहीं, इसका आंसर नोट कर लो, बाकी घर पे जाके इसका सॉल्व कर लेना। 1.34 इंटू 10⁻⁷ आ जाए, इट विल बी 1.34 इंटू 10⁻⁷
7 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम आ जाएगा। इतना ही पॉजिटिव, इतना ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होते हैं। इतना ही पॉजिटिव आएगा, इतना ही क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलो दोस्तों जी, जितना बोला, हाँ बेटा 1.34 इंटू 10⁻7, इसका आंसर डायरेक्ट बता दिया ना मैंने। हाँ अपने पास आंसर डायरेक्ट बता दिया। फिर भी दसो, ये 2-3 क्वेश्चन जितने भी किए हैं क्लियर हैं कि नहीं? ये थोड़े हैवी क्वेश्चन है, जानबूझ के इन्होंने हैवी डाल रखे होते हैं। मैंने भी फिर वो एनसीईआरटी वाले चकते पहले ही कि बेस तो बने ना, कम से कम टॉपिक का बेस तो बने ना। इसके बाद फिर दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल चलने शुरू हो जाएंगे 3-4 दिन के बाद, तो कूलम्स लॉ वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, वो और गलना चल पाएंगे। जितना बोला उतना क्लियर। अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, आंसर दो इसका। द मिनिमम चार्ज, छोटे से छोटा चार्ज किसी चीज पे कितना आ सकता है? द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सीआर। इससे छोटा हो ही नहीं सकता। ये तो नीचे तो जीरो आना है, इससे नीचे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इससे नीचे चार्ज नहीं हो सकता। मिनिमम चार्ज इज 1.6 इंटू 10। ये क्वेश्चन दूसरा होता, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? फिर इसका आंसर क्या होता, स्टैट कूलम फ्रैंकलिन ईएसयू। ठीक है, स्टैट कूलम फ्रैंकलिन या ईएसयू। तो मिनिमम चार्ज, इसको क्वेश्चन को एग्जांपल 3 लिख के डायरेक्टली लिख दो कि मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कितना होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कहते हैं क्या ये चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं बेटा? आ देख, आप पहले करके देखिए। क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई। एन किसके इक्वल होता है, क्यू बाई ई। अगर एन की वैल्यू परफेक्ट इंटीजर आ गई तो हो सकता है, ये नहीं आई तो नहीं हो सकता। अब जैसे मैंने जो फर्स्ट है करने की पता ना ही हुए, एक बार करके देखिए। मैंने इसको लिखा 0.32 इंटू 10⁻18, नीचे की आ गया 0 पॉइंट, नहीं नीचे की लिखना है ई दी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। आ कट्टे गए, ऊपर जाके 10 बचेगा ना, -19 है, एक का बच गया ऊपर जाके। जल्दी बोल, समझ में लग गया। एक कितना हो गया, 3.2 डिवाइडेड बाई, क्योंकि आए ना जाऊंगा भी तो। एक कितना आ गया, 2 आ गया। पॉसिबल है, पहला पॉसिबल हैगा, मतलब इंटीजर आ गया था पॉसिबल है, नहीं आया था पॉसिबल नहीं है। पता लग गया। हुन दूजा करके देखो पॉसिबल है कि नहीं। हाँ 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 हाँ, वहीं से बना सकता था तूने, तू डायरेक्ट ही कर ला। तू इनू करता सर, इनू 3.2 कर देने आ तो ये 10⁻19 हो गया। हूँ इतों ही दिख गया 3.2 तो n इक्वल टू 2 ही आऊगा, पता लग गया, क्योंकि आ कट्टिया जाऊगा आ 2 आ जाऊगा, जैसे मर्जी। ठीक है बेटा, दूसरा चेक करना हो सकता है कि नहीं। सेकंड, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, बोलो शाबाश। नॉट पॉसिबल कैसे? उसको तूने अगर इसको -19 बनाना है तो इसको तुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0.064 इंटू 10⁻19 बनेगा। जल्दी बोल, समझ गया, पता लग गया। एनू होने दे तू 1.6 इंटू 10⁻19 करेगा तो ये 0.04 आ जाएगा। तो पॉसिबल नहीं है, वो बोला करो। ठीक है, ये पॉसिबल है, ये नहीं है, ये चेक करना। ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि n इज इक्वल टू जी क्यू बाई ई करोगे, फिर करके देख लो। चाहे क्यू है 4.8 इंटू 10⁻21, नीचे है 1.6 इंटू 10⁻19। इसको कर ले, 10⁻- क्या बन गया, 2 बचने, ये 1.6 का 4 हो जाएगा। 4 इंटू 10⁻2 यानी 0.04। नॉट पॉसिबल। ओ बेटा 2 स्टार लाए क्वेश्चन ते में। पहले जो 3 क्वेश्चन थी वो सब्जेक्टिव बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड, ये फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड। एन फ्रैक्शन च नहीं आना चाहिए, पूरे पूरे आने चाहिए। बताओ भाई लोगों, समझ लग गया? हो जाएंगे, चलो गुड। करोगे? अब देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन एन ऑयल इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मैंने तुमसे पूछा क्या तुमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहीं केमिस्ट्री में पढ़ा है? थोड़ा बहुत मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़े? चलो छोड़ो, कोई गल नहीं, मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने दो काम किए। इट प्रूव्ड दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और दूसरा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का यूज कर कर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड किया गया। ठीक है, मेन बात क्या है इसकी कि इट प्रूव्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या बेटा? हाँ, ऑल ऑफ देम। कहता है इनमें से कौन सा नहीं हो सकता मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में? कोई ने प्रूव किया था कि चार्ज तो क्या होता है, क्वांटाइज होता है। अब पूरी बात सुनी लो। इसने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक रीजन लिया, रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, नीचे की करता खूब सारा पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, ऊपर क्या कर दिया, नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना कई तरह के लिक्विड ड्रॉप्स छोड़ने शुरू कर दिए। एक एक करके लिक्विड ड्रॉप छोड़ने शुरू करते। पहले सुन लो मेरी गल, पहले सुन लो। उसने पहले एक ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप छोड़ना शुरू कर दिया। ग्रेविटी के कारण ये नीचे गिरेगा। नीचे कौन लेके जाएगा इसको भाई? mg। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स Q इंटू ई लगता है। आगे चल के पढ़ाऊंगा कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो उस पर फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई। तो उसने इसमें ड्रॉप छोड़े, थोड़ी देर बाद ड्रॉप इलेक्ट्रिक फील्ड में सेट किया कि थोड़ी देर बाद ड्रॉप कांस्टेंट वेलोसिटी ਨਾਲ मूव कर लग गया। फिर दोबारा ड्रॉप छड्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में सेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करना पै रहा कि थोड़ी देर बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने ऐ करी गया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब QE ने mg को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है जी, तो उसने फार्मूला लगा दिया QE किसके इक्वल होता है, mg के। फिर उन्हें फार्मूला आता QE इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय ई होता है जी। ये फार्मूला बना ले। ठीक है, उन्हें मान लो 10 बार एक्सपेरिमेंट किया, पहला ड्रॉप डाला, जो ड्रॉप डाला उसका मास पहले नोट कर लिया था, ई उन्हें सेट किया सीगा वो भी नोट कर लिया और क्यू की वैल्यू नोट करके रख ली। दूसरा ड्रॉप लिया, उसका मास पहले नोट कर लिया था, ई की वैल्यू सेट की और फिर उन्हें 10 क्यू की वैल्यू नोट करके रख ली। वो 10 की 10 जो वैल्यूज थी उन सबको जब ई से क्या किया, डिवाइड किया, तो सारी वैल्यूज इंटीजर वैल्यूज ही आई। समझ गए कि नहीं? ओतो ने प्रूव किया कि यार मैं तो तरह तरह के ड्रॉप्स यूज कर रहे हैं, तरह तरह के चार्जेस ले रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, जो चार्ज है अपने नेचर नाल ही आ रहे हैं। लेकिन जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये ई के मल्टीपल्स में ही आ रहा है। तो उसने प्रूव कर दिया यस चार्ज इज क्वांटाइज्ड। उन्होंने अपना क्वेश्चन पूछ लिया चार वैल्यूज ने, चारा विचों केड़ी मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट च आई होगी ते केड़ी नहीं आई होगी। हमने फिर से वही क्या चेक करना है, n इज इक्वल टू क्यू बाय ई करके देखना है इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये 10 इस माइनस 19 है, जब मैं इसको ई से डिवाइड करूंगा 10 इस माइनस 19 तो कट ही जाएगा। मेरी गल नो, ये तो कट ही जाएगा। 4 को जब 1.6 से डिवाइड करूंगा तो नहीं आएगा, इसमें भी कट जाएगा। 6 को भी जब 1.6 से करूंगा नहीं आता इंटीजर, ये भी कट ही जाएगा। 10 को भी जब 1.6 से करता हूं नहीं आता, आंसर क्या आ गया था, ऑल ऑफ दीज आ गया। जल्दी बताओ, कुछ मजा आना शुरू होया क्वेश्चंस करके कि नहीं? ठीक है, तो आज का खेल ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे है। ये समझ में लग गया तो कई तरह के क्वेश्चन इसमें से निकल निकल क्रम से हो जाएंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी बात की क्लियर, आगे बढ़ा दो बात को, आगे बढ़ाया मैंने बात। अब देखो ये क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 फैराडे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 फैराडे। ओके, फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 1 फैराडे इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम, 96500 कूलम। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम क्रिएट करने के लिए कितना लगता है भाई, 6.25
इंटू 10⁻18। आज की बात है कि नहीं, बोलिया करो। 1 कूलम कलेक्ट करने में कितना लगता है? 6.25 इंटू 10⁻18। तो 1 फैराडे का मतलब क्या है? 1 फैराडे का मतलब है 96500 कूलम कलेक्ट करने के लिए कितने लगेंगे? 96500 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 यूज होंगे कि नहीं? जल्दी बोलो, समझ लग गया कि नहीं? कितने यूज होंगे? 96500 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 यूज होंगे कि नहीं, बोलिया करो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। चलो पहले मैंने दसो, यहां स्टेप तक तो ओके है। 1 कूलम के लिए इतने चाहिए थे, तो 1 फैराडे मतलब दिस, इसके लिए इतने चाहिए होंगे। अब यहां पे 9.65 इंटू 6.25 इंटू 1 2 3 4, 18 से 4 कितना हो गया? 22। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर ले तुम्हारी हेल्प कर देते हैं थोड़ी, अपनी भी कर लेते हैं। 9.65 इंटू 6.25 सॉल्व किया तो ये आ गया 60.3125 इंटू 10⁻22। बोर्ड पे ध्यान, 6.0312 इंटू 10⁻23। चेक करना क्या ये वैल्यू जानी पहचानी सी नजर आ रही है कि नहीं? किसके साथ मैच कर रही है वैल्यू? एवोगैड्रो नंबर। ये तो अप्रोक्सीमेटली एवोगैड्रो नंबर ही है। अप्रोक्सीमेटली क्या, लगभग वही है। 6.03 बस आया उसे 2 होता है, 6.02 होता है। जल्दी बताओ, समझे कि नहीं? मतलब क्या निकला भाई? एक फैराडे अगर चार्ज कलेक्ट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने पड़े हैं इस वैल्यू के? ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। क्योंकि एवोगैड्रो नंबर मतलब एक, मतलब तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने पड़ेंगे? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने पड़ेंगे। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं? उल्टा क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कितना चार्ज बनाते हैं? 1 फैराड। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं? 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना चार्ज बनाएंगे? 4 फैराडे। कल को क्वेश्चन आ जाएगा, 4 मोल्स मिलकर कितना चार्ज बनाएंगे? 96500 इंटू 4 को सॉल्व करके आंसर दिया होगा। मेरी गल फॉलो की थी कि नहीं? 96500 इंटू 4 को सॉल्व करके क्या दिया होगा? आंसर दिया होगा इसका। जल्दी बोलो, मेरी गल फॉलो की थी कि नहीं? 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना फैराडे? 4 फैराडे। ठीक है, 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितने फैराडे? 10 फैराडे, यानी 96500 कूलम। ठीक है, 96500 तो है, एक जीरो और लगो। जल्दी बोलो, चलती हुई नजर आ रही है गल कि नहीं? ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 7। एक और क्वेश्चन है, ये लिख नहीं पाओगे, बस क्वेश्चन लिख लेना, इसका आंसर मैं बस एक्सप्लेन करूंगा, कंसेप्चुअल गल। हमने इतनी बात की, लगभग 1 ही घंटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की गल की है कि यार चार्ज तो क्वांटाइज होता है, यार एन तो क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए, ये वो। लेकिन बेटा, जब आप डे टू डे लाइफ में चार्जेस के साथ डील कर रहे हो, डे टू डे लाइफ के चार्ज इन्ने छोटे भी नहीं होंगे, बहुत बड़े तो चलो हो ही नहीं सकते। डे टू डे लाइफ में जो चार्जेस है ना, वो इस ऑर्डर के होते हैं, माइक्रोकूलम। तो पॉइंट ये है कि एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब एक होंगे माइक्रोस्कोपिक, जी आप हुण गल्लां पढ़ रहे थे माइक्रोस्कोपिक लेवल से कर रहे थे। डे टू डे लाइफ में द चार्जेस अवेलेबल आर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, द चार्जेस अवेलेबल आर इन माइक्रोकूलम। हुण मेरी गल सुनो, इतने कूलम चार्ज है, सुन रहे हो मेरी गल? सुनियो,
मेरे को कितना चार्ज है 10⁻⁻⁶ कूलम या 10 माइक्रो कूलम या 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, अगर मैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन कम कर दूं या 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, मान लो मैं जोड़ दे, मैं 10 इलेक्ट्रॉन और पाते, तो इसमें कितना चार्ज आ गया 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होर आ गया। मेरी गल फॉलो की होर कितना पूरा इन्ने है, एक माइक्रो कूलम है, मैं 10 इलेक्ट्रॉन पाते तो इतना चार्ज होर आ गया। बोलो बोलो समझ रहे हो, यानी होर कितना आ गया 10⁻⁻6 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻18 हो गया। चलो यार मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ चीज ऐड भी कर दूंगा, इन कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बात फॉलो की कि नहीं, 10⁻⁻6 में अगर मैं वो चीज ऐड करता हूं तो देख कॉमन कितना निकला 10⁻⁻6 निकला। जल्दी बोलो समझ गए, कॉमन 10⁻⁻6, इसके पास कितना बचा 1, ਇਹਦੇ ਕੋਲ कितना बचा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻6 बाहर गया -18 का कितना बच गया -12 बचे। और जल्दी बोलो समझे कि नहीं। अब 1 में अगर तू वैल्यू ऐड करता है उसको क्या फर्क पड़ना, ये तो है 1.6 इंटू 10⁻12 है, 0.0000000012 तक जाना है। पॉइंट फॉलो करके कि नहीं, तो इसके होने ना होने से इस वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 2-4 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे आ भी जाएं, मतलब पूरा पूरा n इंटीजर नहीं बन रहा, 2 घट गए 2 वध गए या 100 घट गए 100 वध गए, कोई फर्क एडा पैना नहीं है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर वी कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कल को क्वेश्चन आ गया कैन वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आपका आंसर है कि भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो नहीं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर वी कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। डन, बनेगी अपनी बात। ओके, थोड़ा सा बातें बता के 1-2 बातें क्लोजिंग हो रही है बस। जरा मेन सी क्वांटाइजेशन वो निकल गया, 5-7 मिनट और गल करेंगे, काम खत्म है। ठीक है, 5 to 7 मिनट में मेन गल्ला हो गया। क्वेश्चन कर ले, देखो क्वेश्चन देखो आप लोगों ने किए, इंटरेस्ट से किए, वधिया किते। ठीक है, आएगा भी ये फिर अपन चीजें आनगियां भी ना घटो घट, तो ठीक चला आपका काम आज का। बस एक पॉइंट बताना है यही वाला, उसके बाद बात को क्लोज करते हैं। ये 7वां पॉइंट है, जो प्रॉपर्टीज थी ना अपनी प्रॉपर्टी चल रही थी वो सारी डिस्कस हो जाएंगी, सातों की सात तो चलो क्लियर हो गई। ये 5 to 7 मिनट में क्लोज कर दूंगा मैं। 7वां पॉइंट था कि चार्ज एक्सीलेटेड चार्जेस रेडिएट एनर्जी, 7वां पॉइंट था अपना। मैं ये बताना चाहता हूं 3 सिचुएशन है, चार्ज एट रेस्ट है, दूसरी सिचुएशन है चार्ज क्या कर रहे हैं मूविंग है, लेकिन स्पीड क्या है कांस्टेंट है। तीसरी बात चार्ज जो है मूविंग है, लेकिन स्पीड क्या है चेंज हो रही है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, यानी पार्टिकल का मोशन क्या है एक्सिलरेटेड। ठीक है, पार्टिकल का मोशन कैसा है बेटा एक्सिलरेटेड, राइट। देख भाई, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट हो गई हो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ सकता लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। चार्ज जैसे मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आता है, चार्ज के आसपास क्या आएगा इलेक्ट्रिक, मतलब चार्ज जैसे रेस्ट पे होंगे तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ध्यान सुने, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो क्या बन गया करंट बन गया कि नहीं, ये तो पॉइंट है मूविंग चार्जेस फॉर्म करंट, क्योंकि चार्ज तो है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आना ही आना है, लेकिन मूव कर गया करंट बन गया। 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, करंट जहां पर भी होगा उसके आसपास क्या क्रिएट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। 10वीं दिया गल्ला ने कि चार्ज कैरिंग वायर है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आने ही आना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड। तो इफ चार्ज इज एट रेस्ट देयर एग्जिस्ट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, अपने हिसाब से नोट करो। लेकिन बेटा अगर चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज तो मूव कर रहा है लेकिन उसकी जो स्पीड है वो वेरिएबल है, एक्सीलरेटेड है। ये नोट हो गया, ये हो जाए फिर मेरे को बताना, मैं अगली बात बताऊं।
हो गया बेटा, नोट हो गया? ओके, लास्ट बात बस, चार्ज अगर रेस्ट पे पड़ा हुआ उसके आसपास क्या क्रिएट होता है, जल्दी बोलो? मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं आंदा? नहीं। अगर चार्ज मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो उसके आसपास क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है? मैग्नेटिक फील्ड भी आ सकता है। लेकिन अगर चार्ज कर रहा है और उसकी स्पीड भी कम या ज्यादा होती है, स्पीड एकदम बंद की कट गई, क्योंकि चार्ज है, तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही आएगा, क्योंकि करंट तो है ही है, फिर चाहे करंट वेरिएबल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। लेकिन बेटा एक्सीलेटेड होने के कारण इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं? इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब एक्सीलेटेड चार्जेस रेडिएट्स एनर्जी, एक्सीलेटेड चार्जेस रेडिएट्स एनर्जी। किस फॉर्म में रेडिएट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दे रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जल्दी बताएं, जितना बोला समझ में लग रही हैं बातें कि नहीं? तो अभी चार्जेस की स्टडी ही चलेगी बेटा, एक दो दिन अभी और लग सकते हैं, आज और कल का और परसों का दिन अभी चार्जेस पे लग सकते हैं। चौथे दिन या पांचवें दिन हम जाएंगे कहां पे? कूलम्स लॉ पे जाएंगे, वो सबसे मेन क्या होगा हमारा,